अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। ओपन योर फिजिक्स बुक, चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज हम लोग कर रहे थे। फर्स्ट क्वेश्चन डेट इज़ एमसीक्यूज हमने कंप्लीट कर लिए थे। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में फर्स्ट 6 जो क्वेश्चन है 4.6 तक बेटे हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम 4.7 करेंगे शुरू। लेट्स स्टार्ट। बुक का पेज नंबर 85 है आप लोगों की। तो क्वेश्चन मैं जो आज करवा रही हूँ बेटे 4.7 हम करेंगे। 4.7 की तरफ आप लोग आएँ। A body drop from a height of h reaches the ground with a speed of 1.2 under root gh. Calculate work done by air friction. सिंपल न्यूमेरिकल है। आपको यहाँ पे हाइट दी हुई है, ठीक है, हाइट आपको गिवन है। और उसके बाद आपको वेलोसिटी जो है वो दी हुई है, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। और आपको क्या करना है यहाँ पे फाइंड बेटे, यू हैव टू फाइंड वर्क डन बाय ए फ्रिक्शन। ये आप लोगों ने यहाँ पे फाइंड करना है। लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ 4.7, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का 4.7 मैं आप लोगों को करवा रही हूँ। मेरे साथ साथ आप लोग इसको अपनी अपनी नोटबुक्स पे बेटे उतार लो। हम कर रहे हैं 4.7। हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। हमें क्वेश्चन में दी हुई है वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। क्या दी हुई है वेलोसिटी हमें, स्मॉल v इज इक्वल टू 1.2 अंडर रूट जी एच, ठीक है। और बेटे आपको पता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन केस ऑफ एयर फ्रिक्शन, आपको कहा है कि आपने वर्क डन फाइंड करना है बाय एयर फ्रिक्शन, वो वर्क जो एयर फ्रिक्शन की वजह से डन हुआ। तो आपको याद होगा बेटे जब हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा था इन केस ऑफ एयर फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन के केस में जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होगा बेटे वो क्या होगा, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी गेन इन काइनेटिक एनर्जी। चलो इसको ऐसे लिख लेते हैं, गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी माइनस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, ठीक है। ये मैंने क्या लिखा, हमने लिखा यहाँ पे अप्लाई किया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन केस ऑफ एयर फ्रिक्शन, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ था आपने वर्क डन फाइंड करना है इन केस ऑफ एयर फ्रिक्शन, ठीक है, डन बाय एयर फ्रिक्शन। तो बेटे इसको हम कैसे करेंगे, गेन इन, जब काइनेटिक एनर्जी आपकी, जब गेन इन काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल होती है, वो इक्वल होती है 1/2 mv² के इक्वल होती है। पोटेंशियल एनर्जी किसकी इक्वल होती है, mgh। और जो वर्क डन है अगेंस्ट फ्रिक्शन उसको हम कैसे राइट करेंगे, W और साथ F यहाँ पे मैं राइट कर लूँगा। F का मतलब क्या हो गया, फ्रिक्शन। अब हमने यहाँ पे फाइंड करना है WF, ठीक है, वर्क डन हमने फाइंड करना है। इसको हम इस साइड पे ले आते हैं, ये इक्वेशन हमारी उधर चली जाएगी, लेकिन यहाँ पे प्लस है, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। mgh -1/2 mv², ये माइनस था, यहाँ पे जाके ये प्लस होगी। अब क्या करेंगे, mgh की जगह मैं mgh लिखूँगी -1/2 m। और यहाँ पे देखो तो आपको क्वेश्चन में बेटे v गिवन था, v की जगह पे मैं क्या पुट कर लूँगी, v की वैल्यू पुट करूँगी 1.2 स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, g कैपिटल H, और ये v² था, इसके ऊपर भी क्या लगा लूँगी, मैं स्क्वायर लगा लूँगी, ठीक है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो हमें हाइट दी है वो क्या होगी, कैपिटल H होगी, और v हमें क्या गिवन था, 1.2 GH, ठीक है। H, ये जो कैपिटल H है ना, अब मैंने आपको बताया H की इक्वल है, तो यहाँ पे मैं क्या यूज़ कर लूँगी, स्मॉल h यूज़ कर लूँगी, ठीक है। अब ये इसको चाहे कैपिटल H भी रहने दो, इससे कोई इतना वैसे वैल्यू में फ़र्क नहीं आएगा, इससे आप कैपिटल H ही रहने देते हैं हम लोग, ठीक है। अब हाइट मैंने आपको क्या बता दी कि हाइट अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन बेटे H जो है वो कैपिटल H के इक्वल है। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा था, हमने यहाँ पे लिखा था mgh, ऐसे लिखा था ना mgh, तो बेटे mgh की जगह मैं क्या लगा लूँगी, m लगाऊंगी, g लगाऊंगी, h को मैंने क्या कहा, h इज इक्वल टू कैपिटल H, तो मैं यहाँ पे कैपिटल H लगा लिया, -1/2 m, और 1.2 अंडर रूट GH किसके इक्वल हो जाएगा, 1/2 को जब आप डिवाइड करेंगे, और यहाँ पे वैल्यू पुट करो पहले, ठहरो ज़रा, अब डायरेक्ट आपसे नहीं होगा, 1.44 GH,
ठीक है। एच जो है वो कैपिटल एच के इक्वल है, इसलिए मैंने एच की जगह यहाँ पे कैपिटल एच लिख लिया। अंडर रूट का मतलब क्या होता है 1/2 लिखा जी की, और फिर मैंने 1/2 और को 1.2 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू बेटे ये वाली आई है। ये वैल्यू मैंने यहाँ पे प्लेस कर दी। जस्ट आगे चलेंगे, आगे हमारी क्या वैल्यू बन जाएगी, MGH माइनस ये 1/2 है, और ये 2 इससे कट करें आप, तो आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू क्या आ जाएगी बेटे 0.72। ये MGH साथ ऐसे का ऐसे ही आप लिख दोगे, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये भी MGH है, ये भी MGH है। MGH को हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। अब कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या रह गया, 1 रह गया, माइनस 0.72। 1 में से 0.72 जब हम माइनस करें तो क्या आता है 0.28, और साथ क्या आ जाएगा MGH, यानी कि वर्क डन हमने जो फाइंड करना था बाय एयर फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन के ज़रिए, एयर फ्रिक्शन की वजह से जो वर्क डन होगा वो किसके इक्वल होगा, डैट इज़ इक्वल्स टू 0.28 MGH। इज़ डेट क्लियर। सिंपल आपने जो है ऐसे इसका सोल्यूशन करना है, एज इट इज़ ही आप लोग इसको अपनी अपनी नोटबुक्स में उतार लो, बहुत ईजी था, ठीक है। और अगर इसको में कोई प्रॉब्लम होती है तो देन आपने मुझे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 4.8। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स मैं आप लोगों को करवा रही हूँ। 4.8 की तरफ आओ। अ बाइसिकल हैज़ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 150 जूल। व्हाट काइनेटिक एनर्जी वुड द बाइसिकल हैव इफ इट हैड सेम मास बट हैज़ स्पीड डबल, 3 times mass and was moving with 1/2 of the speed। आपको एक बाइसिकल यहाँ पे गिवन है, उसकी काइनेटिक एनर्जी आपको बता दी है 150 जूल है, ठीक है। आपने यहाँ पे 2 डिफरेंट चीज़ें फाइंड करनी है। पहले क्या है कि मास जो है वो सेम है लेकिन स्पीड जो है वो डबल हो गई है। दूसरी चीज़ आपने यहाँ पे क्या फाइंड करनी है, मास जो है वो 3 टाइम इंक्रीज हो गया, और जो स्पीड है वो क्या हो गई है 1/2 हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको गिवन क्या है, सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी आपको यहाँ पे गिवन है। 2 यहाँ पे हम चीज़ फाइंड करेंगे। एक हम फाइंड करेंगे काइनेटिक एनर्जी, हमने यहाँ पे फाइंड करनी है ना बेसिकली, तो व्हाट काइनेटिक एनर्जी वुड द बाइसिकल, ठीक है। लेकिन दोनों केसेस में अलग अलग से हम फाइंड करेंगे, दोनों में हमें मैसेज जो है वो डिफरेंट दिए हुए हैं। तो लेट्स स्टार्ट बेटे, इसका भी मैं आपको सोल्यूशन करके दिखाती हूँ। पहले हम लोग लिख लेते हैं गिवन क्या है हमारे पास। मैं करी हूँ 4.8। हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी दी है। काइनेटिक एनर्जी कितनी दी है 150 जूल। पहले हम इसका नंबर 1 पॉइंट करते हैं, 2 पॉइंट्स है ना, आगे फर्दर 2 पार्ट्स हैं इसके। पहले हमें क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 mv²। क्या है 1/2 mv² काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे जो है, जब आपको जो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है बेटे, फर्स्ट पार्ट की तरफ आओ ना ज़रा। फर्स्ट पार्ट में हमें दिया हुआ है मैस सेम मैस बट द स्पीड डबल। मैस अब सेम रहा है लेकिन स्पीड जो है यानी कि v जो है वो डबल हो गई है। तो इस केस में काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, v² हो जाएगा, यानी कि मैस वही है लेकिन स्पीड क्या होगी, डबल होगी। इसलिए हमने इसको डायरेक्टली पोर्शन कर लिया किसके साथ, v² के साथ। तो इस केस में क्या होगा कि मैस जो है बेटे वो सेम रहेगा लेकिन स्पीड जो है वो डबल हो जाएगी। अब ये क्या इक्वेशन हो जाएगी, हमारी इक्वेशन हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 4ke। आप क्या लिख देंगे, यहाँ पे 4 लिखेंगे। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है 150। सिंपल इसको मैंने 150 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू क्या आ जाएगी 600 जूल। यानी कि फर्स्ट पार्ट जब आपका मैस जो है वो सेम रहा और आपकी स्पीड जो है वो डबल होगी, v² तो पहले था, तो ये कितनी होगी v², ये तो 4 ही हो गया ना फिर, तो उसको 4 से हमने मल्टीप्लाई किया, हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू क्या आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी की 600 जूल आ जाएगी। क्लियर। इसका नंबर 2 पार्ट, सेकंड पार्ट भी इस क्वेश्चन का है बेटे, वो भी मैं आपको करवाती हूँ। सेकंड पार्ट क्या था, जब हमारी ये इस तरह, सेकंड पार्ट की तरफ बेटे चलते हैं हम। 4.8 का सेकंड पार्ट है ये। सेकंड पार्ट में आपको क्या गिवन था, सेकंड पार्ट में आपसे कहा गया था कि 3 times mass was moving with 1/2 of the speed, ठीक है। यहाँ पे अब 1/2 हो जाएगी स्पीड, यानी कि नंबर सेकंड में क्या हो गया, हमारे पास जो मैस है वो 3 times हो गया, 3m कर लेंगे उसको हम, और जो स्पीड है वो कितनी हो जाएगी
वी डैश चेंज होगी ना स्पीड, अब वो कितनी हो जाएगी v/2। v/2 का मतलब क्या हो गया कि हाफ स्पीड होगी। बेटे क्वेश्चन की तरफ देखो ना, तब आप लोगों को समझ आएगी। ये देखें यहाँ पे हमें सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है, हमें सेकंड पार्ट दिया है कि 3 टाइम्स मैस जो है वो 3 टाइम इंक्रीज हो गया, यानी कि जो अगर एक्चुअल मैस m था तो अब कितना हो जाएगा 3m हो जाएगा। और वॉज मूविंग विद 1/2 ऑफ द स्पीड, अगर पहले स्पीड कितनी थी v थी तो उसका हाफ क्या हो जाएगा v/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मैस 3m लिखा और स्पीड को मैंने क्या कर दिया v/2 कर दिया। अब हम काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन यहाँ पे लिखेंगे। काइनेटिक एनर्जी डैश हम कर लेते हैं 1/2 m डैश, क्योंकि न्यू हमारी ये वाली बन गई और साथ v डैश स्क्वायर। जस्ट वैल्यूज पुट करोगे यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या है 3m में प्लेस करूँगी। यहाँ पे क्या आ जाएगा v/2 आ जाएगा, उसके बाद स्क्वायर आएगा और फिर ये बड़ी ब्रैकेट क्लोज कर दूँगी। सिंपल आपने यहाँ पे क्या करना है बेटे, इसको कैलकुलेट करना है। आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3m v², 2 2 सा क्या होता है 4, ये वाली आपकी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे हम 3/4 को बाहर ले आते हैं, 1/2 ये 3 और 4 को मैं बाहर लेके आ रही हूँ। 3/4 को हम बाहर ले आए हैं और बाकी सारी इक्वेशन को हम अंदर कर देंगे 1/2 mv²। अब समझ आइए मैंने इसको अंदर क्यों किया है, क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी के इक्वल थी ना, तो 3/4 को इसलिए मैं बाहर ले आई। अब 3/4 आ जाएगा। 1/2 mv² काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन थी। क्या वैल्यू गिवन थी बेटे 150 गिवन थी। ठीक है, और 4 को 150 से कट करो और 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू क्या आ जाएगी 112.5 जूल, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो अभी हमने फाइंड की है सेकंड पार्ट के लिए, डैट इज इक्वल्स टू 112.5 जूल। इज डेट क्लियर बेटे? ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग 4.9 की तरफ। 4.9 पे आए। व्हाट विल be the effect of kinetic energy on the body having mass m moving with velocity v when its momentum become double, justify। ठीक है, आपने इफेक्ट बताना है काइनेटिक एनर्जी का बॉडी के ऊपर जिसका मास m है और वो वेलोसिटी v के साथ मूव करी है जब उसका मोमेंट डबल हो जाता है। ठीक है, 4.9 हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं 4.9। पहले आप इसका नंबर मेंशन करो। सिंपल है, हम क्या करेंगे काइनेटिक एनर्जी ही हम करेंगे। काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन क्या है 1/2 mv²। ठीक है, आपको क्या कहा है कि व्हेन इट्स मोमेंटम बिकम डबल, ठीक है, जब उसकी मोमेंटम डबल हो जाती है तो आपने इसको जस्टिफाई करना है। तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू m² v² डिवाइडेड बाई 2m। ठीक है, यहाँ पे आपने 2m लिखना है क्योंकि ये अब इसको रीअरेंज कर रहे हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या कर लोगे मैंने यहाँ पे mv क्यों लिख दिया, स्क्वायर डबल कर दिया ना, क्योंकि बेटे ये mv अगर मैंने यहाँ इधर देखो ये जो इक्वेशन है इसमें मैंने क्या चीज़ ऐड की है, इसमें मैंने m एक नया ऐड किया। अगर m मैं ऊपर ऐड कर रही हूँ तो m मैं नीचे भी ऐड करूँगी। ये तो आपको एक कॉमन फिनोमेना है मैथ्स में, जब भी हम सम्स करते हैं, जब भी हम किसी चीज़ को प्लस माइनस करें या मल्टीप्लाई करें तो हम ऊपर भी करते हैं और नीचे भी करते हैं। मैंने यहाँ पे भी m को मल्टीप्लाई किया, मैंने यहाँ भी नीचे भी m को मल्टीप्लाई किया। m से क्यों मल्टीप्लाई किया इस इक्वेशन को, क्योंकि mv जो है वो किसके इक्वल होता है, डैट इज इक्वल्स टू मोमेंटम। यहाँ पे हमें क्या लिख दूँगी p² लिख दूँगी। ठीक है, p² क्यों लिखूँगी, मोमेंटम उसकी डबल करनी थी ना, हमने क्वेश्चन में हमें कहा हुआ था मोमेंटम बिकम डबल, तो इसलिए यहाँ पे p² आ गया डिवाइडेड बाय क्या आ गया 2m आ गया। ये हमारी अब एक इक्वेशन बेटे बन गई। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 हम इसको सपोज कर लेते हैं, ये क्या होगी काइनेटिक एनर्जी। दूसरी इक्वेशन हम क्या कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी डैश, वो भी ये सेम ऐसी ही रहेगी लेकिन मैं क्या कर लूँगी p² डिवाइडेड बाय 2m। अब हमने p' की वैल्यू जो है वो पुट करनी है। हमने यहाँ पे कर लेना है, सपोज हमें ऊपर बताया हुआ था कि p' इज इक्वल्स टू 2p। p' को आपने किसके सपोज इक्वल करना है 2p के इक्वल करोगे। ठीक है, अब आपने अपनी इसी इक्वेशन में, कौन सी इक्वेशन है जो मैंने भी लिखी है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू p' डिवाइडेड बाय 2m। बेटे p' की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई है 2p, तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे लगा सकती हूँ। ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा दूँगी डिवाइडेड बाय 2m। ठीक है,
जब इसको आप खोलोगे 2 2 ज़ा 4 और p का आपके पास क्या आएगा, स्क्वायर आ जाएगा और साथ 2m का 2m आएगा, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे हम सिंपल क्या लिख लेंगे कि दिस इज़ ओवर रिक्वायर्ड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और इस रिज़ल्ट से हमें क्या पता चलता है कि मोमेंटम जो है वो काइनेटिक एनर्जी को डबल कर देती है। डबल काइनेटिक एनर्जी विल बिकम 4 टाइम्स, ठीक है। अगर काइनेटिक एनर्जी डबल होगी तो डबल काइनेटिक एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 4 टाइम में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। ये क्या हो जाएगी हमारी काइनेटिक एनर्जी डैश इज इक्वल्स टू 4 काइनेटिक एनर्जी, क्लियर। 4 की इक्वल होगी ना, यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे बताया था p स्क्वायर, ठीक है बेटे, समझ आ गई इसकी। p स्क्वायर किसके इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी इंटू 2m। ये देखो ये वैल्यू p स्क्वायर की, वो यही वैल्यू हमारी आ गई है, ठीक है। तो हमने क्या कह लिया, दिस इज इक्वल्स टू 4 काइनेटिक एनर्जी। इज दैट क्लियर। ये सेम का सेम क्वेश्चन आपने एज इट इज़ अपनी नोटबुक पे डाल लेना है। इसका मतलब क्या हुआ कि इफ़ मोमेंटम बिकम डबल, अगर मोमेंटम डबल होती है बेटे तो काइनेटिक एनर्जी जो है इट बिकम 4 टाइम्स, वो 4 टाइम्स हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 4.10 की तरफ। Does the International Space Station have gravitational potential energy और kinetic energy और both? Explain। आप बताएंगे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है बेटे वहाँ पे कौन सी एनर्जी प्रेजेंट होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, या बोथ एनर्जीज हैं, ठीक है। सिंपल आपने इसका आंसर राइट करना है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है बेटे उसमें बोथ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट्स होती हैं, ठीक है। और ये अपने ऑर्बिट में स्टे करता है, क्यों, क्योंकि इन दोनों जो फॉर्म्स हैं एनर्जी की, जो पोटेंशियल एनर्जी है और जो बेटे हमने जो भी काइनेटिक एनर्जी है, इन दोनों के दरमियान में एक बैलेंस रहता है, ठीक है, इन दोनों फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में। और इसी बैलेंस की वजह से ग्रेविटी जो है वो पुल करती है इसको टूवर्ड अर्थ, और जो इसकी हाई स्पीड है वो इसको कीप करती है कि ये जो है ये फॉल ना करे, जिसकी वजह से कंटिन्यूस फ्री फॉल जो है वो अराउंड द प्लैनेट मूव करता रहता है सैटेलाइट। और ये जो कम्बिनेशन है ये अलाउ करती है ISS को कि मेंटेन रखे वो स्टेबल ऑर्बिट को। आप इसके आंसर में बेटे सिंपल राइट करोगे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हैव बोथ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और दोनों का अलग अलग आपने यहाँ पे सिस्टम बता देना है कि दोनों जो हैं दे बोथ फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज जो है यहाँ पे रिक्वायर्ड होती हैं। और एक हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है, एक काइनेटिक एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी की वर्किंग मैंने यहाँ पे क्या बताई कि पोटेंशियल एनर्जी जो है फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है ये ग्रेविटी पुल्स इट टूवर्ड अर्थ, और जो हाई स्पीड है यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी है इट कीप्स इट फ्रॉम फॉलिंग। ये दोनों आपने पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन करने हैं। क्लियर हो गया। हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे ख़त्म हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके पेपर में अक्सर आते हैं। दे आर आपने इनका ना तो बहुत लेंथी आंसर देना होता है, ना बहुत ज़्यादा शॉर्ट देना होता है, अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना होता है इन टर्म ऑफ साइंटिफिक रीज़न। आपने हर क्वेश्चन का एक रीज़न देना होता है इन क्वेश्चंस में, ठीक है। तो मैं आपको बेटे ये 1 बाय 1 करवाती हूँ। पहला क्वेश्चन है हमारा 4.1, When will you say that the force is conservative? Give two condition। आप कब कह सकते हैं कि फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव है? आपने इसकी कोई सी 2 कंडीशन बतानी है। फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव होती है कब? इफ़ द वर्क इट डज डिपेंड ऑन द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट, नॉट ऑन द पाथ टेकन। ये लाइन एज इट इज़ आपने लिखनी है जैसे मैंने बताई है। इसका मतलब क्या है बेटे, फोर्स उस वक्त कंजर्वेटिव होगी जब जो वर्किंग होगी, जो वर्क हो रहा होगा बेटे वो डिपेंड नहीं करेगा कि वर्क किस पाथ पे हो रहा है, काम जो है वो किस पाथ पे हो रहा है, ठीक है। पाथ क्या है, वर्किंग क्या है, इस चीज़ पे वो डिपेंड नहीं करता, बल्कि वर्क जो है वो डिपेंड करेगा सिर्फ स्टार्टिंग पे और एंडिंग पॉइंट पे, ठीक है। लेकिन किस पाथ के थ्रू वर्क हुआ है वो उस पर डिपेंड नहीं करता। इसी चीज़ को आपने जो है वो राइट कर लेना है। आपने सिंपली यहाँ पे क्या राइट करना है, अ फोर्स इज कंजर्वेटिव इफ द वर्क इज
वर्क इट डज डिपेंड ओनली ऑन द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट, नॉट ऑन द पार्ट टेकन। इसके अलावा वर्क डन जो है बाय द फोर्स जो है क्लोज लूप में ज़ीरो होता है और फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव होती है। ठीक है, ये आप यहाँ पे राइट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 4.2 अ लाइट एंड हैवी बॉडी हैव सिमिलर लीनियर मोमेंटम, विच वन हैज़ ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, लाइट और हैवी बॉडी यानी कि जिसका मास कम है और जिसका मास ज़्यादा होता है, दोनों की मोमेंटम जो है वो सेम होती है, लीनियर मोमेंटम होती है। लेकिन आपने यहाँ पे ये बताना है कि किसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो ग्रेटर होगी। ठीक है, सिंपल सा है। आपने यहाँ पे रिलेशनशिप लिखनी है जो भी हमने लास्ट में अपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में भी की थी। मैं यहाँ पे आपको राइट कर देती हूँ। हम कर रहे हैं यहाँ पे बेटे 4.2 ठीक है, कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन का 4.2 कर रहे हैं। यहाँ पे आप क्या राइट करोगे? आप राइट करोगे रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। अभी मैंने आपको ये वाला इक्वेशन भी पहले करवाई थी, वो भी यही थी। काइनेटिक एनर्जी में और मोमेंटम में ये रिलेशनशिप होता है p² डिवाइडेड बाय 2m। ये आपने रिलेशनशिप याद रखना है। ठीक है, p क्या है इसमें? p इज इक्वल टू मोमेंटम, और ये बोथ बॉडीज चाहे वो लाइट वेट की हो चाहे वो हैवी वेट की हो, दोनों के लिए जो मोमेंटम है वो क्या रहता है? सेम रहता है। और अगर काइनेटिक एनर्जी की हम बात करेंगे तो काइनेटिक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/m। लाइटर बॉडी जो है उसका काइनेटिक एनर्जी जो है वो ग्रेटर होगी। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? लाइटर बॉडी विल हैव ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, वो बॉडी जिसका मास कम होगा, जो कि लाइट इन वेट होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू मास। और मोमेंटम जो है वो दोनों बॉडीज़ का क्या रहेगा? सेम रहेगा। और मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी इस इक्वेशन से दोनों एक दूसरे के साथ जो है इनका रिलेशनशिप, ये इक्वेशन जो है ये रिप्रेजेंट करती है। मैंने यहाँ पे राइट कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4.3 A motorcycle is running with a constant speed on a horizontal track. In this work, is any work is being done on the motorcycle if no net force is acting on it? एक मोटरसाइकिल जो है बेटे वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है और जो ट्रैक है डेट इज़ हॉरिजॉन्टल। आपने ये बताना है कि क्या इस पे जो है वो कोई वर्क डन हुआ है, और इन केस कि यहाँ पे जो नेट फोर्स है वो क्या है? ज़ीरो है। तो आप इसका सिंपल आंसर क्या बताओगे? देयर इज़ नो वर्क डन। यहाँ पे कोई भी वर्क डन नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ मैं आपको अभी बताती हूँ कैसे बेटे वर्क डन नहीं होगा। इसको हम प्रूफ भी करेंगे। अगर हमारे पास उन्होंने पूछा, आपको क्या कहा था कि अगर जो फोर्स है, इफ़ देयर इज़ नो नेट फोर्स, मैंने आपको क्या बता दिया? आपने लिखना है देयर विल बी नो वर्क डन। कैसे? कांस्टेंट है हमारे पास स्पीड, और जो यहाँ पे फोर्स है वो आपको क्या क्वेश्चन में दी हुई है? नो नेट फोर्स इज एक्टिंग। तो हम क्या लिखेंगे? वर्क इज इक्वल्स टू, जब वर्क हुआ इसका मतलब है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में क्या आ जाएगा? चेंज आ जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और हम क्या लिखेंगे? W इज इक्वल्स टू 1/2m, और काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ रहा है VF² माइनस VI² हो जाएगा। ठीक है, VI इस केस में किसके इक्वल है बेटे? VF के इक्वल है, और VF किसके इक्वल है? V के इक्वल है। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे? 1/2m लेंगे, और यहाँ पे जो हमारे पास स्पीड है वो कितनी है? ज़ीरो है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फोर्स तो एक्ट ही नहीं कर रही ना, तो किसी भी चीज़ को जब आप ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर क्या आता है? ज़ीरो आता है। यही चीज़ मैंने आपको शुरू में बताई थी कि यहाँ पे नो वर्क डन होगा। क्या होगा? नो वर्क इज़ डन है। ठीक है, ये चीज़ आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। इज दैट क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन 4.4 की तरफ आओ आप लोग। 4.4 आपको क्या दिया हुआ है? अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉल मूविंग विथ 14 मीटर पर सेकेंड स्पीड एंड ब्रिंग इट्स स्पीड अप टू 6 मीटर पर सेकेंड। हैज़ द फोर्स डन पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क? एक्सप्लेन योर आंसर। आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि आपने सिंपल बताना है कि फोर्स डन जो है वो पॉजिटिव है
उस फोर्स जो है उसकी वजह से वर्क डन पॉजिटिव हुआ है कि नेगेटिव हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आपको बेटे स्पीड बताई हुई है, दो स्पीड्स आपको दी हुई हैं, ठीक है। एक है फाइनल और एक है इनिशियल, ठीक है। फाइनल स्पीड आपको यहाँ पे क्या दी हुई है 6 मीटर पर सेकेंड, और इनिशियल स्पीड आपको कितनी दी हुई है 14 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आपने इस क्वेश्चन में पहले तो ये सिंपल बता देना है, देन हमने उसको एक्सप्लेन करना है ना। आप यहाँ पे सिंपल बताओगे कि वर्क डन विल बी नेगेटिव, जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव वर्क इज डन। अब उसको आपने प्रूव भी करना है कि वो नेगेटिव किस तरह से हुआ है, ठीक है, वो भी हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। हम कर रहे हैं कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन, ये था आपका 4.3 जो मैंने ऊपर कराया। अब हम कर रहे हैं 4.4, ठीक है। 4.4 में आपने सिंपल पहले क्या बता देना है कि वर्क डन जो है वो नेगेटिव है। अब यहाँ पे लिखेंगे हम वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल हम यहाँ पे राइट करेंगे। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या था, याद आया, हम पढ़ के आए हैं बेटे, वर्क इज इक्वल्स टू 1/2 mv/f² माइनस 1/2 mvi, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे हमें वैल्यूज़ क्या दी है, मैं वो पुट कर लेती हूँ। वी एफ क्या दिया हुआ है हमें 6 मीटर पर सेकेंड, वी आई हमें क्या गिवन है 14 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वैल्यूज़ पुट करेंगे, यहाँ पे क्या है ना भी अगर पुट करो आपको नज़र आ रहा है कि वी एफ जो है वो लेस देन है वी आई, यानी कि वी आई जो है वो ग्रेटर है वी एफ से। तो जब आपका बेटे इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी से ज़्यादा होती है तो उस केस में आपका जो वर्क डन है वो क्या होता है, ये आपने हमेशा याद रखना है कि वर्क डन जो है वो हमारा नेगेटिव होगा। क्या होगा, वर्क डन नेगेटिव होगा। आप यहाँ पे मेंशन करोगे देयरफॉर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, क्या होंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन। ये भी आप यहाँ पे मेंशन करें, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड displacement are in opposite direction। बस आपने सिंपल सा यही साइंटिफिक रीज़न इसका जो है वो लिखना है, यही आंसर आपने राइट करना है, क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटे। कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन पेज नंबर 85 है आपकी बुक का बेटे, मैं आपको करवा रही हूँ। हम करेंगे क्वेश्चन 4.5, ठीक है। A slow moving truck can have more kinetic energy than the fast moving car. How this possible? वो ट्रक जो कि स्लो चल रहा है, ठीक है, जिसकी स्पीड कम है, उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द कार जिसकी स्पीड जो है वो ज़्यादा है, वो फास्ट मूव कर रही है। इज़ दिस पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है कि नहीं, इसको हम लोग पहले क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन डाटा, देन हम ये चीज़ बताएंगे कि ये सही लिखा हुआ है या ये बेटे गलत लिखा हुआ। हम क्या कर रहे हैं 4.5, यहाँ पे कौन सी बेटे एनर्जी यूज़ हो रही है, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मूव कर रहा है ट्रक भी और कार भी। तो हम यूज़ करेंगे इक्वेशन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। एम हमें अब दो चीज़ों के लिए हम यूज़ कर लेते हैं। पहले हम बात करते हैं ट्रक के लिए, फॉर ट्रक, ठीक है। ट्रक के लिए हमें जो मास दिया है वो कितना है 500 kg, v कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा बेटे कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे कि आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो कि क्वेश्चन में तो हमें कोई भी जो है वो वैल्यूज़ नहीं गई। हमें क्वेश्चन में यहाँ पे कोई भी वैल्यू गिवन नहीं है, लेकिन हमें जस्ट ये बताया है स्लो मूविंग ट्रक, ट्रक का मास क्या होता है, कार से कंपेयर करें तो ट्रक का मास ज़्यादा होता है, कार का मास क्या होता है, कम होता है। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे क्या बताई है कि ट्रक जो है वो स्लो मूविंग है, यानी कि उसकी वेलोसिटी, उसकी स्पीड कम है एज़ कंपेयर टू कार, क्योंकि कार में आपको बता दिया था कि फास्ट मूविंग है। तो हम यहाँ पे जस्ट इमेजिन करेंगे, हमने यहाँ पे ख़ुद से ही एक एग्जांपल ले लेनी है और जो वैल्यूज़ हैं वो आपने यहाँ पे इमेजिन करके ख़ुद से अपनी मर्ज़ी से पुट करनी है, जस्ट टू कि ये पॉसिबल है या नहीं है। उस चीज़ को प्रूव करने के लिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल के तौर पे हमने ट्रक का मास 500 ले लिया और इसकी वेलोसिटी कितनी ले ली, 10 ले ली। अब हमने इसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। काइनेटिक एनर्जी ट्रक की कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ।
1/2 mv², जस्ट वैल्यूज पुट करूँगी मैं यहाँ पे 1/2 500 मल्टीप्लाई बाय 10 का स्क्वायर, ठीक है। आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू कितनी आ जाएगी 25,000 जूल, ठीक है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी एनर्जी वाला यूनिट ही आएगा, जूल आएगा। अब हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे किसकी बेटे, कार की, ठीक है, कार की फाइंड करेंगे। कार के केस में भी हमने इसी तरह से एग्जांपल लेनी है, और आपको पता है कि कार का मैस जो है वो ट्रक से कम होता है, तो मैं यहाँ पे कार का जो मैस है वो कितना ले लूँगी, इससे कम लूँगी, ठीक है। मैं वैसे ही सपोज कर लेती हूँ कि इसका मैस कितना है 10 kg, और कार की स्पीड आपको बताया हुआ था कि ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ट्रक, तो इसकी स्पीड हम इसे डबल कर लेते हैं। हम कितनी स्पीड लेते हैं 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमने इमेजिन किया, हम खुद से एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा बेटे, जस्ट मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करूँगी, काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है, हम अब कार की फाइंड करें 1/2 mv², ठीक है। तो यहाँ पे हम जब वैल्यूज प्लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 1/2, मैस कितना लिया है मैंने 100, वेलोसिटी कितनी ली है 20 का क्या कर लो, स्क्वायर कर लो बेटे। ये तो वैल्यू तो आपको कैलकुलेट करने आती है, हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 20,000 जूल, ठीक है। ये 20,000 आई है, ये कितनी आई है 25,000 काइनेटिक एनर्जी आई है। अब अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल, काइनेटिक एनर्जी ट्रक की, TRUCK, ट्रक की जो काइनेटिक एनर्जी है जो हमने अभी फाइंड की है, इज़ ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार, ठीक है। और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि काइनेटिक एनर्जी ट्रक की जो है बेटे वो ग्रेटर होगी किसकी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार से, और यही चीज़ हमारी प्रूव होगी। इज दैट क्लियर, समझ आ गई, क्लियर है ना कंसेप्ट बेटे। ये आपने एज इट इज़ ही करना है। उतार लिया आप लोगों ने अपनी अपनी नोटबुक्स में, आगे चलूँ। हम कर रहे हैं कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटे। हमारा क्वेश्चन है 4.6, ठीक है, 4.6 की तरफ हम चलेंगे। Why work done against friction is not conservative in nature? Explain briefly. Work done अगेंस्ट फ्रिक्शन जो है वो नॉन कंजर्वेटिव होता है, क्यों, आपने इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है बेटे। वर्क डन जब हम अगेंस्ट फ्रिक्शन कर रहे हों तो वो नॉन कंजर्वेटिव होता है, क्योंकि एनर्जी जो है वो यूज़ हो रही होती है, और जो एनर्जी यूज़ होती है वो नॉट जो है रिकवरेबल होती है, और वो डिपेंड करती है कि किस पाथ पे आपका जो है वो वर्क डन हो रहा है। कंजर्वेटिव फोर्सेस जैसे कि ग्रेविटी है, फ्रिक्शन है, इसकी वजह से एनर्जी का लॉस होता है, और एनर्जी लॉस होती है एज ए हीट, ठीक है। मतलब दो तरह से एनर्जी यहाँ पे हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्सेस है ना, एक ग्रेविटी है और एक कौन सी है, फ्रिक्शन है। ग्रेविटी और फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी का लॉस होता है, और ये जो एनर्जी लॉस होता है ये किस फॉर्म में होता है, ये होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। और अगर ऑब्जेक्ट जो है वो रिटर्न करता है अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे, तो एनर्जी जो है वो लॉस्ट हो चुकी होती है बेटे उसकी, किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से, और वो एनर्जी जो है वो दोबारा से रीगेन नहीं हो सकती। ये बात आपने यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है, और यही आपने यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। नॉन कंजर्वेटिव होगी, क्यों, क्योंकि एनर्जी जो है वो दोबारा से यहाँ पे रीगेन नहीं हो सकती। 2-3 कॉमन एग्जांपल्स यहाँ पे आप लोग दे देना। कॉमन एग्जांपल इसकी है, स्लाइडिंग अ बॉक्स ऑन द रफ सरफेस जनरेट हीट। अगर आप किसी भी रफ सरफेस पे किसी बॉक्स को बेटे आप स्लाइड करोगे तो वो क्या करेगा, हीट जनरेट होगी, और वो डेसिपेट हो जाएगी, यानी कि बिखर जाएगी सारी किसमें, सराउंडिंग में, ठीक है। इस केस में क्या हुआ, एनर्जी का लॉस हो गया। तो आप क्या एग्जांपल लिखोगे, आपकी एग्जांपल क्या हो जाएगी, स्लाइडिंग अ बॉक्स ऑन द रफ सरफेस। और जब हम बॉक्स को रफ सरफेस पे स्लाइड करते हैं तो वहाँ से क्या जनरेट होता है, हीट जनरेट होती है, जो कि डेसिपेट हो जाएगी किसमें, सराउंडिंग में। और ये आपने यहाँ पे मेंशन करना है, और इसकी वजह से हमें पता चलता है कि मैकेनिकल एनर्जी जो है वो परमानेंटली जो है वो रिड्यूस हो जाती है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, डज विंड कंटेन काइनेटिक एनर्जी, एक्सप्लेन। आपने बताना है विंड यानी कि हवा जो है, जो तेज़ हवा आपकी चल रही होती है, क्या उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, अगर होती है तो उसको आपने एक्सप्लेन करना है। बहुत ज़्यादा कॉमन एक ऑब्जर्वेशन है बेटे, आपने देखा भी होगा
देखो वो मोशन में है ना, एयर, जब एयर इन मोशन, एयर तो हर टाइम मौजूद है, जब एयर इन मोशन होती है, जब हवा हरकत में होती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, विंड कहते हैं। और जो भी चीज़ मोशन में होती है, इसका मतलब है वो कौन सी एनर्जी पोजेस करती है, डेट इज काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब आप क्या लिखोगे, यस विंड पोजेस काइनेटिक एनर्जी बिकॉज, अभी वो जो मैंने बताया, क्योंकि विंड क्यों प्रोड्यूस होती है, बिकॉज इट रिजल्ट फ्रॉम द मोशन ऑफ एयर पार्टिकल। जब हवा मूव करती है, हवा के अंदर मोशन पैदा होती है, तो क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है, विंड। इसका मतलब है मोशन है, तो इस जो यहाँ पे एनर्जी होगी विंड के अंदर, डैट पोजेस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली रिलेट होती है बेटे मूवमेंट ऑफ मास के साथ। विंड जो है वो मूव कर रही है विद मैस, और वो एनर्जी को कैरी कर रही है। और अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो विंड के अंदर होती है बेटे, वो डिपेंड करती है मैस ऑफ द एयर के ऊपर, एज वेल एज स्केयर ऑफ इट्स वेलोसिटी के ऊपर। अगर हवा बेटे स्ट्रोंगर होगी तो उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी, हवा जो है वो कम होगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी। ये आपने यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स याद रखने हैं। और ये जो बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल है, विंड टरबाइन जगह जगह लगे होते हैं ना, विंड टरबाइंस के पीछे भी यही फिनोमेना होता है। तेज़ आवाज़ की वजह से वो टरबाइन तेज़ी से मूव करते हैं और ज़्यादा एनर्जी जो है वो हमारे पास प्रोड्यूस होती है, और जिसकी वजह से जो है वो फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये चीज़ मेंशन कर देनी है कि विंड पोजेस काइनेटिक एनर्जी। किस तरह से, वो मैंने सारा आपको एक्सप्लेन कर दिया। कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चंस बेटे हमारे कंप्लीट हो गए। इसके बाद आते हैं हमारे कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चंस। कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन सारे के सारे ये आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, आपके पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, और ये जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं ये तमाम के तमाम बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना वो यहीं से आते हैं, बुक से। और ये जो बुक में क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं ये सारे के सारे हमारे चैप्टर में से आए हुए हैं। जो चैप्टर अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं ना, सारा मैंने आपको डिटेल से चैप्टर पढ़ाया, इसी में से आए हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको पीछे अपने चैप्टर में से मिल जाएंगे, इजीली आप फाइंड कर लोगे। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मिल रहा, देन आप मुझे बताओ, मैं आपको जो है वो पॉइंट आउट कर दूंगी। ठीक है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन है, और लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये हमारे पेपर में लाजमी आते हैं। इंशाल्लाह बेटे कमिंग लेक्चर में मैं आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करवाऊंगी। ठीक है, कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।